हम कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक और आर्थिक आयाम। इसमें हमने किया अमेरिकी लोकतंत्र, स्वतंत्रता के प्रति लगाव, अमेरिकी पूंजीवाद, फिर अमेरिकी व्यक्तिवाद और सामाजिक व सार्वजनिक स्तर। इसका प्रजातीय भेदभाव किया। प्रजातीय भेदभाव में हम करेंगे, क्या बताया गया है प्रजातीय भेदभाव में कि भिन्न भिन्न जातियों का आगमन। प्रजातीय भेदभाव में क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया गया है कि जॉन कैनेडी पहले कैथोलिक थे जो 1961 में राष्ट्रपति पद निर्वाचित होकर आए थे। उसमें भेदभाव में फर्स्ट क्या किया, भिन्न भिन्न जातियों का आगमन हुआ। भिन्न भिन्न जातियों के यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भिन्न भिन्न जातियों के लोग आकर घुल मिल गए, लेकिन श्वेत और अश्वेत जातियां आपस में नहीं घुल मिल पाई। सेकंड पॉइंट, आदिवासी समुदाय। जब अमेरिका की खोज हुई, इस भूखंड पर थोड़े से आदिवासी समुदाय रहते थे। जब यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के साहसी और उद्यमशील लोगों ने अंटार्कटिक महासागर पार करके इस देश को बसाया था, तो हरी भरी धरती पर जंगलों की कटाई के निर्माण कार्य के लिए अफ्रीका के अश्वेत लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया। कहाँ पर, जो आदिवासी समुदाय था वहाँ के जो अश्वेत लोग थे अफ्रीका के, वो कहाँ लाए गए, गुलामी की जंजीरों में जकड़कर उन्हें वहाँ जंगल कटवाने के लिए लाया गया। अमेरिकी धरती के 13 उपनिवेशों ने संविधान की घोषणा करके संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव रख दी। कहाँ रखी, अफ्रीका के अश्वेत, अफ्रीका जो है उसके अश्वेत लोगों ने जो जंगल काटे उस जगह। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य राज्य संघ। अन्य राज्य संघ क्या आएगा, 19वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका के कई संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मिलित हो गए। कई राज्य यानी कि क्या हुआ, अमेरिका के जो कई छोटे छोटे राज्य थे वही संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल गए और इसका बहुत अधिक विस्तार हो गया। और अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या जटिल हो गई। क्या हो गई, समस्या बहुत अधिक कठिन हो गई। क्या हुआ, क्योंकि बहुत अधिक फैल गया क्षेत्रफल, लोग अधिक हो गए, तो आर्थिक व्यवस्था उथल पुथल हो गई। इसलिए क्या था, दक्षिणी राज्य अमेरिका में दास प्रथा कायम रखना चाहते थे, परंतु उत्तरी राज्य दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार हमने ये क्या किया, निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि अमेरिकी लोकतंत्र के जो आधार तत्व थे वो क्या था, अमेरिकी लोकतंत्र, स्वतंत्रता के प्रति लगाव और अमेरिकी पूंजीवाद। और इसका जो सेकंड जो है वो है क्या है, अमेरिकी व्यक्तिवाद, फिर है सामाजिक व सार्वजनिक स्तर, फिर इसका प्रजातीय भेदभाव। प्रजातीय भेदभाव के 3 पॉइंट कौन से हैं, भिन्न भिन्न जातियों का आगमन, आदिवासी समुदाय और कई अन्य राज्य संघ। अंत में क्या कह सकते हैं कि 1964 के नागरिक अधिकार नियम के अंतर्गत अश्वेत लोगों को पूर्ण नागरिकता के अधिकार प्रदान कर दिए गए। किसी भी तरह का कोई भेदभाव गैर कानूनी बना दिया गया, यानी कि श्वेत और अश्वेत में कोई भेदभाव नहीं था। श्वेत और अश्वेत लोगों के स्कूल एक साथ चलने लगे, रोजगार के अवसर बढ़ने की सकारात्मक कार्यक्रम होने लगे और 1965 के मताधिकार अधिनियम के अंतर्गत साक्षरता परीक्षण को समाप्त कर दिया गया। ये हमने किया संयुक्त राज्य अमेरिका का सामाजिक और आर्थिक आयाम। आगे हम करेंगे चीन की राजनीति के सामाजिक आर्थिक आयाम। चीन की राजनीति के सामाजिक आर्थिक आयाम क्या है, जनवादी चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। इसमें समाजवादी प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप समायोजन कर लिया गया। अतः चीन की राजनीति के अध्ययन में सामाजिक आर्थिक विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। इसमें पहला क्या है, जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन। जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन क्या रहेंगे, भी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या स्थान रखती है उसमें, जनसंख्या का क्या महत्व है। जनसंख्या के विचार से महत्व कैसे, भी जनसंख्या ही नहीं होगी तो देश का क्षेत्रफल कैसे फैलेगा, किसी भी देश का उसका विकास कैसे होगा। आर्थिक, सामाजिक, किसी भी तरह का विकास जनता के बिना नहीं हो सकता, अर्थात जनसंख्या के बिना नहीं हो सकता। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन माना जाता है। रूस और कनाडा के बाद यह तीसरा देश है। इसका क्षेत्रफल अमेरिका के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। 1949 में चीन की जनसंख्या 54 करोड़ थी। प्रति वर्ष 2% की दर से यह बढ़ रही थी। वर्तमान में यह 140 करोड़ है। ये याद रखना, ये
शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वर्तमान में चीन की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। इसमें इतनी अधिक जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री का निरंतर अभाव रहा है और वह आज भी है। विश्व की 20% जनसंख्या चीन में रहती है, परंतु कृषि योग्य भूमि में से केवल 7% ही उसके हिस्से में आती है। चीन के लोग मानते थे कि कृषि के लिए विशाल जनसंख्या उपयुक्त है, लेकिन यह उन्होंने महसूस किया, यानी कि उनके अंदर यह मन में विचार आया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उत्पादन भी तो अधिक होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके खाने का साधन अधिक होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से चीन की स्थिति अच्छी थी। कोयला और जल शक्ति बहुत अधिक मात्रा में थे। तेल और लोहे के भंडार थे, परंतु उनको निकालने के साधन नहीं थे। पूंजी का और चीन में अभाव था। अब आगे इसका क्या है? जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन का पर यह विचार था। अब इसका सामाजिक और आर्थिक विकास क्या हुआ? कैसे हुआ इसका सामाजिक और आर्थिक विकास? सामाजिक रूपांतरण के रूप